हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के काफी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं। 8 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए थे, आज 9वां करेंगे। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और जिस बच्चे ने ये प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा सांस्कृतिक निष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। तो कौन से ऐसे हमारे पास रचनाकार हैं? श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अपना डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरिया किस भाषा में है? जो अमीर खुसरो जी हैं, इनकी पहेलियां और मुकरिया बतानी है किस भाषा में है? खड़ी बोली में, उर्दू में, अवधी में या ब्रज में? तो अमीर खुसरो की जो पहेलियां और मुकरिया है ये खड़ी बोली में है। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आगे, अमीर खुसरो जो है इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। क्या था भाई? अबुल हसन था। और काफी बार पेपर में पूछा गया है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। ठीक है, और जो अमीर खुसरो है ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और अमीर खुसरो क्या है? खड़ी बोली के आदि कवि भी कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं? तो कौन से वे ऐसे रचनाकार है जिनकी कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? तो ममता काली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कृष्णा सोबती या प्रेमचंद्र? जो भाई कृष्णा सोबती जी है, ठीक है, इनकी कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। और जो बादलों के घेरे नामक संग्रह है ये इसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो ममता कालिया है इनकी रचना है छुटकारा। कहानी है भाई छुटकारा। ठीक है, सीट नंबर 6, एक अदत औरत, बोलने वाली औरत, मुखोटा आदि इनकी कहानी संग्रह है ममता कालिया की। ठीक है, प्रेमचंद्र की काफी महत्वपूर्ण कहानियां मैंने कई बार आपको बताई है। आगे है, महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेव वर्मा को कब मिला था और कौन सी कृति पर मिला था? देखते हैं। यामा, गीत पर्व, आत्मिका या नीलांबर? तो भाई जो यामा है, ठीक है, महादेव वर्मा को यामा कृति पर 1982 में, कब भाई? 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, और जो यामा है इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, महादेव वर्मा की काफी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा भाई सप्तपर्णा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? तो इनमें से कौन से ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो पद्माकर, मतीराम, भूषण या बिहारी? तो जो बिहारी लाल है, ठीक है, इन्होंने भाई लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। ठीक है, जो बिहारी लाल है इनकी पहचान मुक्तक काव्य के कारण है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है, जो बिहारी लाल है ये रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। और बिहारी लाल की एकमात्र रचना थी कौन सी? बिहारी सतसई। इसमें कुल 719 दोहे हैं। ठीक है, और जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है उनके अनुसार 713 दोहे हैं भाई। ठीक है, बिहारी सतसई में। और जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, उन्होंने बिहारी लाल जी के लिए लिखा है, इनके दोहे क्या है? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इनके दोहे क्या है? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा बिहारी लाल के विषय में, उनके दोहों के विषय में भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई,
चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? कविता है भाई चकमक की चिंगारियां, पूछा गया है किस रचनाकार की ये कविता है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की, केदारनाथ अग्रवाल की, श्रीकांत वर्मा की, भवानी प्रसाद मिश्र जी की। तो चकमक की चिंगारियां है, ठीक है, ये भाई गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता रहेगी। ये आंसर बिल्कुल सही है। और जो ये कविता है चकमक की चिंगारियां, ये इनका काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा, उसमें संग्रहित है भाई। ठीक है, मुक्तिबोध जी के, ठीक है, दो काव्य संग्रह है। कौन कौन से आपको याद रखना है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में प्रकाशित हुआ था भाई, ठीक है। दूसरा है इनका भूरी भूरी खाक धूल, ये भी 1980 में प्रकाशित इनका काव्य संग्रह है। तो दो काव्य संग्रह काफी महत्वपूर्ण है गजानन माधव मुक्तिबोध की। और इनकी चर्चित रचनाएं है गजानन माधव मुक्तिबोध की, जो काफी बार पेपर पूछ लिए। एक तो अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। ठीक है, चारों की चारों जो कविता काफी महत्वपूर्ण है भाई। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने गजानन माधव मुक्ति बोध के विषय में क्या लिखा है? जो मुक्ति बोध, क्या भी मुक्ति बोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की, क्या भी एक बड़े कलाकार की क्या लगता है? स्केच बुक लगता है। ठीक है, स्केच बुक लगता है। ठीक है, तो ये किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। किसके विषय में? ठीक है, इनकी रचना चांद का मुंह टेढ़ा है, उसके विषय में कहा है। ये एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी का है वो रचना है। तो उर्वशी, पद्मावत, कामायनी या रामचरितमानस। तो जो भाई पद्मावत है, ये महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। तो जायसी जी इनके काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कन्हावत। जो उर्वशी है दिनकर जी का महाकाव्य रहेगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद का, रामचरितमानस तुलसीदास जी का रहेगा। आगे है भाई क्वेश्चन, भरमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया है? ठीक है, भरमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया? संपादित पूछा भाई, किसने संपादित किया है? तो देखते हैं किसने संपादित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भरमर गीत के नाम से सूर के काव्य को संपादित किया है। क्या किया है भाई? संपादित किया है। शुक्ल जी की अन्य आलोचनात्मक कृति कौन कौन सी है? गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भरमर गीत सार और रस मीमांसा। जो गोस्वामी तुलसीदास है उसका 1923 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। जायसी ग्रंथावली है इसका 1924 में हुआ था। भरमर गीत सार का 1925 में हुआ था। और जो रस मीमांसा उसका 1949 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है? ठीक है, जो चित्राधार है ये ब्रज भाषा की है भाई और प्रथम कृति है। पूछा किस कवि की है? तो सियाराम शरण गुप्त के, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के, मलिक मोहम्मद जायसी या जयशंकर प्रसाद। तो भाई चित्राधार जो है जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा की प्रथम कृति रहेगी। ठीक है, ब्रज भाषा की कविताएं प्रसाद, जो जयशंकर प्रसाद है ये कलाधर नाम से लिखते थे। ठीक है, कलाधर नाम से लिखते थे, ध्यान रखना है। जो जयशंकर प्रसाद जी है, इनका खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम है भाई, खड़ी बोली में। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? तो कामायनी, ये अंतिम रचना की मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के लेखक कौन है? जो रस सिद्धांत है इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, अभिनव गुप्त, भट्टनायक या आचार्य वर्मा। तो जो रस सिद्धांत है इसके लेखक डॉक्टर नगेंद्र रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो भाई जो अभिनव गुप्त है इनकी जो रचना है अभिनव गुप्त की वो कौन सी है? अभिनव भारती।
अभिनव भारती है। ठीक है। आचार्य मोहम्मद की कौन सी रचना है? काव्य प्रकाश है भाई। और जो भट्ट नायक है इनकी है हृदय दर्पण। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? तो कौन से ग्रंथ की रचना की है भाई मैथिली शरण गुप्त जी ने गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए? तो अर्जुन, द्वापर, यशोधरा या झनकार? तो भाई जो यशोधरा है, ठीक है, जो यशोधरा है इसकी रचना मैथिली शरण गुप्त ने गीति नाट्य शैली में की है। किसमें? गीति नाट्य शैली में की। ठीक है। इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदात स्थिति का चित्रण किया है भाई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यशोधरा का प्रकाशन कब हुआ? 1932 ईस्वी में हुआ था भाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है? तो किस कवि को कहा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साक्षात रस मूर्ति? घनानंद, पद्माकर, मीरा या रहीम? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में कहा है। ठीक है, ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रथम स्तंभों में है भाई। ठीक है, और घनानंद की काफी महत्वपूर्ण काव्य कृति है। कौन कौन सी है? सुजानसार, विरह लीला, कोकसार, यमुनास, ठीक है, इश्कलता, वियोग वैली और रसकेली वल्ली। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? जो राम की शक्ति पूजा है किसकी कविता है? तो किसकी है? महादेव वर्मा, सुनीतानंदन पंत, ज्योति प्रसाद अग्रवाल या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो राम की शक्ति पूजा भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। और जो राम की शक्ति पूजा इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, राम की शक्ति पूजा जो कविता है इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है बंगला की कृतिवास रामायण। ठीक है, ये इसका आधार है। और आचार्य शुक्ल के अनुसार जो निराला जी है, ठीक है, इनके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? तो जो निराला जी है ये बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, निराला जी के विषय में। और जो सूर्यकांत निराला जी इनकी काफी महत्वपूर्ण कृति है जिसको हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है, वो कौन सी है? सरोज स्मृति है। ठीक है, और भी निराला जी की काफी महत्वपूर्ण रचना है जैसे अनामिका, तुलसीदास, बेला, कुकुरमुत्ता, परिमल, नए पत्ते। ठीक है, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी जो अक्सर पेपर में घूम फिर के आ ही जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? तो कौन सा है? चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक या आंसू? जो आंसू है, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी का काव्य है और स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। और आंसू 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और जो आंसू है इसमें 133 छंदों का वीरा प्रधान स्मृति काव्य है ये आंसू। ठीक है, और जो आंसू काव्य है इसको हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। काफी बार पेपर में पूछा गया है, हिंदी का मेघदूत किसको कहा जाता? तो आंसू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौमचर्यू में किसका वर्णन है? तो किसका वर्णन है? शिव का, सीता का, भरत का या राम का? जो पौमचर्यू है इसमें राम का वर्णन हुआ है। और पौमचर्यू किसकी रचना है? स्वयंभू की है। किसकी है भाई? स्वयंभू की रचना रहेगी। ठीक है, और जो ये रचना है इसे पद्म चरित्र या जन रामायण भी कहा जाता है। ठीक है, पद्म चरित्र या जन रामायण भी कहा जाता है भाई। पौंचर्यों को ध्यान रखना है। और जो पौंचर्य है इसकी भाषा क्या है? अपभ्रंश है। पौंचर्य की भाषा कैसी है? अपभ्रंश है। और इसमें 5 कांड है। ठीक है, कौन कौन से कांड है इसमें? विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड है। ध्यान रखना 5 कांड है भाई पौंचर्यों में। ठीक है, और इसमें जो राम कथा है पौंचर्यों में ये जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया इसको।
अगला क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? जो श्रीधर पाठक है, इन्होंने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? तो ये आपको बताना है। उज्जड़ ग्राम, जासूस, ऋतु संहार या रस कलश। जो भाई उज्जड़ ग्राम है, ठीक है, ये श्रीधर पाठक ने इसका अनुवाद ब्रज भाषा में किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उज्जड़ ग्राम भाई 1889 ईस्वी में प्रकाशित है और गोल्ड स्मिथ के डेजर्ट विलेज का, ठीक है, ब्रज भाषा में अनुवाद इन्होंने किया है भाई। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो जग प्लस में गदीश, जगत प्लस में ईस, जग प्लस में दिस या जगत प्लस में ईस, जगदीश का भी संधि विच्छेद। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, जगत प्लस में ईस हमारा बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो डी आंसर बिल्कुल अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है भाई ये प्रिय प्रवास? खड़ी बोली में, मागधी में, अवधी में, संस्कृत में। जो भाई अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का ग्रंथ है प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली में लिखा गया है, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और जो प्रिय प्रवास है, ठीक है, 1914 ईस्वी में प्रकाशित है ये, और इसमें 17 सर्ग है और कृष्ण के बचपन से लेके मथुरा प्रस्थान तक का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। जो इनका पारिजात है, ठीक है, ये 1937 में प्रकाशित है और इसमें 15 सर्ग है। इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। वेदही वनवास में, वेदी वनवास 1941 में प्रकाशित है, ठीक है, और इसमें 18 सर्ग है और राम के द्वारा सीता के निर्वासन की इसमें कथा है, ये भी आपको ध्यान रखना है सभी। आगे नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो तत् प्लस में ठीका, तो भाई तत् प्लस में टीका आएगा, यहाँ पे ठीका जाएगा, टीका, ठीक है। तो तत्टीका, टीका, तत्टीका या तटीफा, तो तत्टीका बिल्कुल सही रहेगा, बी आंसर बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, पथिक किसका काव्य संग्रह है? जो पथिक है किसका काव्य संग्रह है? रामनरेश त्रिपाठी का, जगदीश चतुर्वेदी का, विद्यानिवास मिश्र जी का या मैथिली शरण गुप्त का? जो पथिक है ये रामनरेश त्रिपाठी जी का काव्य संग्रह रहेगा और पथिक का प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ था और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है रामनरेश त्रिपाठी की मिलन, पथिक, मानसी और सोपान, और ये काफी बार, ठीक है, क्रम में भी लगानी पूछी गई है। तो मिलन 1918, पथिक 1920, मानसी 1927 और जो सोपान है ये 1929 ईस्वी, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो इनका सोपान है, ठीक है, इसके लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिया है। संकेतवाचक वाक्य हमें बताना, राम जाकर पढ़ाई करो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, कृपा सभी बैठ जाए, दीपक का घर उधर है। तो दीपक का घर उधर है, इसमें क्या है, हमें संकेतवाचक ये वाक्य रहेगा, डी आंसर बिल्कुल सही है। और संकेतवाचक वाक्य होता क्या है, जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, वहां पे संकेतवाचक वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो, ठीक है, विशेषण के भेद का। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, कितने भाई, 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो इसमें कौन सा विशेषण का भेद है इस वाक्य में? सर्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? तो भाई इस वाक्य में 200 विद्यार्थी, तो इसमें संख्यावाचक विशेषण रहेगा, सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। और संख्यावाचक विशेषण कहते किसको है? तो जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसके 3 भेद होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित और एक, भाई 2 ही होते हैं, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अगला क्वेश्चन है, कजरोटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो कजरोटा है इसमें प्रत्यय बताना है कौन सा है, ओटा, आटा, कज या टा?
तो इसमें कजरोटा में भाई ओटा प्रत्यय रहेगा। ए आंसर बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, और प्रत्यय किसको कहते हैं? शब्द के बाद में जो अक्षर या समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति रहेगी? लक्षणा है, रूढ़ा लक्षणा है, अभिधा है या व्यंजना है? वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, इस पंक्ति में भाई अभिधा शब्द शक्ति रहेगी। ठीक है, क्या है? अभिधा शब्द शक्ति रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, उपसर्ग से बने विकल्प का सही नहीं है। तो देखते हैं, निरंजन, दिखावा, प्रतिकूल या अतिरेक। जो भी दिखावा शब्द है, ठीक है, ये उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, तो इसलिए अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। निरंजन में निर है, कि प्रतिकूल में प्रति लगा हुआ उपसर्ग, और अतिरेक में, ठीक है, अति उपसर्ग है। और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसको उपसर्ग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो भाई संयुक्त वाक्य हमें बताना है। क्या उसने परीक्षा की तैयारी कर ली? दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। ठीक है, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। आगे देखते हैं, संयुक्त वाक्य पूछा है। मीना बहुत अच्छा गाना गाती है। आगे है, जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही हम निकल गए। तो भाई बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। संयुक्त वाक्य का ये उदाहरण रहेगा, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है भाई। और संयुक्त वाक्य कहते किसको है? जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे और, अथवा, इन। ठीक है, ये आगे है 27वां क्वेश्चन, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एडी मिडत जाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार रहेगा भाई? तो इसमें अतिशोक्ति है, विभावना है, विरोधाभास है, भ्रांतिमान है। तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार रहेगा। और भ्रांतिमान अलंकार होता क्या है? जहां सदृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग बताना, उजड़ना में कौन सा है? उ है, उजड़ है, उज है या ना है? तो उजड़ना में भाई उ उपसर्ग रहेगा। क्या है? उ उपसर्ग रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यानी जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो हमें बताना है। मंत्री, क्रोधी, रुलाई या शांति। जो क्रोधी है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, ये सभी आएंगे। और रुलाई, ठीक है, मंत्री, शांति, ये सभी आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है वो बतानी है। तीक्ष्णता, क्रोध, प्राया या निर्बलता। जो प्राया है ये भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तीक्ष्णता, क्रोध, ठीक है, निर्बलता, लंबाई, बुढ़ापा, नर्मता, मिठास, समझ, चाल, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चातक, यानी चातक का पर्यायवाची नहीं है। तो देख लेते हैं, वन प्रिय, सारण, पपीहा, स्वाति भक्त। जो वन प्रिय है ये चातक का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चातक के कौन कौन से पर्यायवाची है? सारण, पपीहा, स्वाति भक्त, ठीक है, मेघ जीवन, ठीक है, मेघ जीवन भी चातक का रहेगा भाई। ठीक है, और वन प्रिया जो है ये किसका पर्यायवाची है? जो वन प्रिया है
ये कोयल का पर्यायवाची है। किसका है? कोयल का पर्यायवाची रहेगा। और कोयल के अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं, जैसे कोकिला, सारिका, काकपाली और वसंत दूत, ये कोयल के पर्यायवाची रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एक अर्थी शब्द है। एक अर्थी शब्द बताना है कौन सा है। जिसे कभी बुढ़ापा न आए, ठीक है, जिसे कभी बुढ़ापा न आए, तो क्या है? अगम्य है, अमर है, अक्षम्य है या अजर है? तो अजर रहेगा, जिसको कभी बुढ़ापा न आए। अगम्य क्या होता है? अगम्य जहां पहुंचना, जहां पहुंचना बहुत कठिन हो, ठीक है, वो क्या होता है? अगम्य। अमर क्या होता है? जो कभी न मरे, ये क्या है? अमर। अक्षम्य जो समायोग्य न हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 33वां। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो इसमें सलेस है, वक्रोक्ति है, रूपक है, यमक है। तो इसमें भाई रूपक अलंकार रहेगा, ठीक है। और रूपक अलंकार कहते किसको है? उपमेय का उपमान का, उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानना हमें। तो देखते हैं मिश्र वाक्य कौन सा है इसमें से। तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं, मिश्र वाक्य पूछा है। आगे देखते हैं, मैं भी तुम्हारे जैसा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। रेलगाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है, उसने आज गृह कार्य नहीं किया। तो जो पहला ही ऑप्शन ये अपना बिल्कुल सही रहेगा, ये मिश्र वाक्य है भाई। और मिश्र वाक्य कहते किसको है? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। तो इसमें मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, विधानवाचक है या संयुक्त वाचक वाक्य? तो ये संयुक्त वाक्य रहेगा, क्योंकि और क्या है, यहाँ पे संयोजक शब्द आ गया है, ठीक है। ये आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युगम के सही अर्थ का विकल्प है। तो अग और अग, अग इस शब्द का क्या अर्थ रहेगा? आगे और पीछे, आग अंधेरा, आदत या उपकार, या पर्वत या पाप। तो भाई पर्वत और पाप, डी आंसर बिल्कुल सही है। जो अग है इसका तो रहेगा पर्वत और अग का पाप रहेगा, डी आंसर बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। कर्मधारय समास का विकल्प चरण कमल, ठीक है, चरण कमल हमें बताना है, ठीक है। समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प बताना, चरण कमल। तो क्या आएगा? कमल का चरण, चरण के समान कमल, या कमल के समान चरण, या चरण का कमल? तो भाई कमल के समान चरण, सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। कर्मधारय समास का ये समस्त पद रहेगा। और कर्मधारय समास कहते हैं किसको है? जिस समास के समासिक पद में उपमान और उपमेय संबंध अथवा विशेषण विषय का संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे लालमणि, अधपका, ठीक है, चंद्रबदन और विद्युत वेग। आगे है क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है, ठीक है। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो देखते हैं, तुम, हमारे, वे, ये है। तो भाई हमारे आएगा, बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, हमारे आएगा। देखते हैं आगे, वक्ता अपने नाम के साथ पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने, मुझे, मुझको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वक्ता जिससे बात करता है वहां मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुम्हें, तुमको, आप, आपने, या आपको भाई, ठीक है। और वक्ता जब अन्य ही पुरुष के बारे में बात करता है
तो उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हम कहते हैं, जैसे वे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्दों का सही विकल्प नहीं है। प्रत्यय से बने शब्दों का सही विकल्प नहीं है, ये आपको बताना है। तो चढ़ान, बैठा, कमसिन या ठकुराई। जो कमसिन है, जो कमसिन शब्द है, ये प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। जबकि चढ़ान, ठीक है, चढ़ान में क्या है, आन आ गया पीछे, चढ़ प्लस में आन। ठीक है, बैठा में आ गया, और जो ठकुराई है इसमें आई प्रत्यय आ गया है। आगे है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। तो उद्यमी का विलोम हमें बताना है। तो उद्यमी का विलोम क्या रहेगा? व्यवसाय, आलसी, मेहनती या वित्त। तो आलसी रहेगा। उद्यमी का विलोम क्या है? आलसी भाई। ठीक है, और मेहनती का विलोम क्या आएगा? कामचोर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ है। भाई लोकोक्ति का सही अर्थ हमें बताना है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। क्या भाई? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो देखते हैं, अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। आगे है, मन चाही बात हो जाना। नहीं भाई। जहां मालिक मूर्ख हो वहां सगुणों का आदर नहीं है। नहीं भाई। शारीरिक बल और बुद्धि के बीच बुद्धि ही श्रेष्ठ है। ये भी गलत है। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अपनी टांग उघारिए आप ही मरिए लाज। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ रहेगा? तो अपना दोष स्वयं को दिखाई नहीं देता, गलत है। कुरूप व्यक्ति का अधिक श्रृंगार करना, गलत है। छल की कमाई यूं ही समाप्त हो जाती है, गलत है। अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। ठीक है, ये अपनी टांग उघारिए आप ही मरिए लाज। तो इसका ये अर्थ रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा है? जो भोजपुरी बोली है इसका नाम कौन से गांव के आधार पर पड़ा है? भोजपुर, छत्तीसगढ़, जयपुर या किशनगढ़। जो भोजपुरी बोली है इसका नाम भोजपुर गांव के आधार पर पड़ा है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी या पूर्वी हिंदी। तो भाई पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत ही पश्चिमी पहाड़ी आएगी। ठीक है, और इसका जो पहाड़ी उपभाषा है इसका कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये तो खस अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? ठीक है, हिंदी की शैली किसको नहीं मानेंगे ये बताना है। मसनवी को, संस्कृत निष्ठ हिंदी, दक्षिणी हिंदुस्तानी। तो मसनवी शैली है, ठीक है, इसको हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। जो मसनवी शैली है फारसी भाषा की शैली है। किसकी है? फारसी भाषा की शैली है। और जो सूफी कवि हुए हैं हमारे, उन्होंने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया है। और जो मसनवी शैली है इसका क्या अर्थ होता है? काव्य लिखने का ढंग। मसनवी का क्या अर्थ होता है? काव्य लिखने का ढंग भाई। अगला क्वेश्चन है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुलकातु। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें अद्भुत रस है, अभियान भयानक रस है, विभत्स रस है या भक्ति रस है? तो इसमें अद्भुत रस रहेगा। ठीक है, अद्भुत रस रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया। ठीक है, तो अभिदा है, लक्षणा है, प्रयोजनवती लक्षणा है या व्यंजना। तो इसमें भाई व्यंजना शब्द शक्ति रहेगी। सूर्य अस्त हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। तो देखते हैं कौन सा सही अर्थ है लोकोक्ति का। होनहार बीरवान के होत चिकने पात। क्या भी? होनहार बीरवान के होत चिकने पात। तो किसी से व्यवस्था पूर्ण मांगना, ऊपर से भला बनकर धोखा देना, प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देती है, व्यर्थ में गले पड़ना। तो होनहार बीरवान के होत चिकने पात का अर्थ है प्रतिभा बचपन से दिखाई देती है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
वीति विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरे। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है भाई इसमें? विभावना है, रूपक है, संदेह है या भ्रांतिमान है? तो इसमें रूपक अलंकार रहेगा, बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ है। भाई लोकोक्ति का सही अर्थ है, जाके पाँव ने फटी बिबाई, सो क्या जाने पीर पराई। ठीक है, इसका हमें अर्थ बताना है। तो बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता, निर्लज को किसी की परवाह नहीं होती, घोर संकट में जरा सी सहायता ही काफी होती है। नहीं भी, जाके पाँव ने फटी बिबाई, सो क्या जाने पीर पराई, इसका अर्थ है बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता। ठीक है, ये इस लोकोक्ति का अर्थ रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 21 जनवरी, 14 जनवरी या 26 जनवरी? तो विश्व हिंदी दिवस भाई 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और जो 14 सितंबर है इसको हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखना है कौन से मुहावरे का सही अर्थ है। सर पर कफन बांधना, तो बहुत लज्जित होना, सेखी करना, संकट से बचना, बलिदान के लिए तैयार रहना। तो सर पर कफन बांधने मुहावरे का अर्थ रहेगा बलिदान के लिए तैयार रहना। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ है। देखते हैं, 2 से 4 बनाने का गणित, 2 से 4 बनाने का गणित, मन में प्रकट होना, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, ऊपरी बातें करना या किसी धुन पर अड़े रहना। तो भाई 2 से 4 बनाने का गणित होता है धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? जो नागरी लिपि है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो नंदी देवीय लिपि या देवलिपि या देवीय लिपि या नंदी नागरी लिपि। जो नंदी नागरी लिपि है इसके नाम से जाना जाता है नागरी लिपि को भाई। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और नागरी लिपि परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। कहां पर? नई दिल्ली में हुई थी। और जो नंदी नागरी लिपि है भाई, ठीक है, दक्षिणी शैली में है। इसमें है दक्षिणी शैली में है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अंधियारा मिटाना, ठीक है, अंधियारा मिटना, सॉरी अंधियारा मिटना। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अज्ञान समाप्त होना, विश्वास दिलाना, भेद का पता लगाना या हंसी उड़ाना। तो अंधियारा मिटना इस मुहावरे का अर्थ है अज्ञान समाप्त होना। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, और जो मुहावरा शब्द है ये मूलतः किसका शब्द है? अरबी भाषा का है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ 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 इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। हाँ 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 इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है, उपमा है, विप्सा है या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहेगा? तो भाई इसमें विप्सा अलंकार रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विप्सा अलंकार कहलाता है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परिछाई, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलके टाटत नाही। तो पंक्ति में कौन सा रस है? तो हास्य रस है, श्रृंगार है, शांत है या करुण रस है? तो इसमें भी श्रृंगार रस रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो कैसे लिखी जाती है? दाई से बाई और या नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर या बाई से दाई ओर। तो देवनागरी लिपि भाई बाई से दाई ओर लिखी जाती है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और देवनागरी लिपि का विकास भी 10वीं सदी में ब्रह्मी लिपि से हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणात्मक, व्यंजनात्मक या अभिधा लक्षणा मिश्रित? तो भाई अभिधात्मक होनी चाहिए कार्यालय हिंदी की भाषा। ये आंसर सही है। आगे है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है।
ठीक है। मध्यकालीन आर्य भाषा का पूछा सही कालक्रम, तो 1100 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी से अब तक, या 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, या 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। तो भाई सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। और भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। कौन कौन से भाग है? एक तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा भाई, इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृति भी आती है। और जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक था। वैदिक संस्कृति जो है इसके अंतर्गत ही आती है, वैदिक संस्कृति। ठीक है। इसका 2000 ईस्वी से पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक रहा है। और जो मध्यकालीन आर्य भाषा, इसका मैंने आपको बता दिया 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा है। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका 1000 ईस्वी से अब तक है भाई इसका समय। ठीक है। तो अपना मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने अपने 60 क्वेश्चन कंप्लीट करे, यानी प्रैक्टिस सेट अपना 9 कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन जरूर करें भी। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।